मैं उस पार गया, 300-400 मीटर तकरीबन चला ही गया, शायद उससे भी ज्यादा ही होगा। और वहां पे मुझे एक गड्ढा दिखा। वो गड्ढे में कुछ राख जैसी चीजें थी, तो एक जोर से धमाका सुनाई दिया। वो धमाका इतना तेज था कि मेरा जो कान है वो बंद हो गया। मुझे बाद में सुनाई दिया कि कुछ पत्थर जैसी चीज उड़कर गई। तो वो पत्थर जी चीज वो है क्या? वो पत्थर नहीं था, वो मेरा अपना पाँव था जो अलग होके चला गया। जो भी अभी जी, जो ओ, ये आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लेक। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा डीजी टॉक्स। ये जो हमारा डीजी टॉक्स है, आज हम आए हैं मुंबई। आज हम करेंगे यहाँ से एक शख्सियत के साथ बात जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल डीडी गोयल साहब। आज हम उनके घर में उनके यहाँ आए हैं, उनकी कहानी जानेंगे उनकी ज़बानी। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस थैंक यू। हमारे डीजी पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आज हमें आपका जानना है जो आपकी लाइफ जर्नी थी, स्टार्ट आपने जो की है, कहाँ से की है, और सबसे बड़ा जो हमने आपको देखा है आते ही जब हमने आपकी ये टांग पे नजर पड़ गई, तो इसका भी कुछ खुलासा आज होगा जो लोगों के बीच में नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। आ, मैं जैसे एक आम इंसान होते हैं, वैसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक, कभी ज्यादा करियर के बारे में सोचा नहीं। तो उसके बाद मैं लेक्चरर बन गया मुंबई में, अपनी पढ़ाई पूरी करके। उसकी भी एक अलग कहानी है, लेकिन वक्त को माइंड में रखते हुए। तो जब मैं लेक्चरर बन गया तो उस टाइम पे जो मेरे कलीग थे, उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने बोला। और क्योंकि वो लाइब्रेरी में रीडर पे पोस्ट पे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक पोस्ट आई है सर आर्मी की, ये वैकेंसी आप ही के लिए बनी है। तो मैंने मजाक में ऐसे कह दिया कि नहीं नहीं सर, हमारे कंट्री में इतने सारे लोग हैं, अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। तो मैं नहीं अप्लाई कर रहा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, उन्होंने इस तरह से मेरे को फोर्स किया। तो मैंने साइन कर दिया। मैं बोला सर आप इसको भेज दीजिएगा डिटेल डाल के। तो उन्होंने भेज दिया, मैं भूल गया, वो भूल गए। फिर कुछ हालात ऐसे बने कि कॉलेज में किसी पॉलिसी के कारण वहाँ पे एक हड़ताल जैसी कुछ चीज़ हुई, तो उसमें हमारा काफ़ी इफेक्ट हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जॉब को चेंज कर दूंगा। तो हालात ऐसे कुछ बन गए कि अब जॉब चेंज करनी थी, और मैं भी भूल गया, सर भी भूल गए। तो एक दिन मेरे को रेलवे स्टेशन पे मिले और उन्होंने कहा कि आपका वो एक लेटर था, वो कॉलेज में पड़ा हुआ है। तो और उस टाइम में मुझे जॉब की भी काफ़ी ज़रूरत थी। तो ये जब किस ईयर की बात है? ये 2001 की बात है, ये है मार्च 2001 की बात है। कॉलेज गया, फिर वो देखा जो लेटर आया था, कॉल लेटर। तो मैंने मन बना लिया कि चलो देखते हैं जाके। तो उन्होंने भी मेरे को कन्विंस किया कि कुछ नहीं तो आर्मी का मेस कैसा होता है, कंटोनमेंट कैसा होता है, वही देख कर आना। और हम बॉम्बे वालों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि आर्मी का लाइफ क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो मैं उसी मोटिवेशन से चला गया। जब वहाँ पहुंचा तो मैंने बहुत ही कैजुअल तरीके से आंसर दिया। मुझे ये नहीं था उम्मीद कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने जितने भी सवालों के जवाब दिए सब दिल से दिए। उस टाइम में मेरी तीन चीज थी जो उन्होंने जिस अंदाज से पूछा कि 12th के बाद क्यों नहीं अप्लाई किया, मैंने बोला गाइडेंस नहीं थी। हम्म। एनसीसी में क्यों नहीं अप्लाई किया, मैंने कहा कि मुझे लगा ये टाइम वेस्ट करते हैं राइफल के साथ धूप में, इससे अच्छा कैंटीन में चाय पी लेते। फिर अभी क्यों आया, मैंने कहा कि अभी तो सर ने फॉर्म भर दिया था इसलिए मैं आया। तो काफी हंसने लगे। लेकिन इन सब तीन चीजों में जब उन्होंने पूछा, मेरी तीन चीज बहुत पक्की थी कि मैंने अपनी लाइफ के दौरान एक 2 साल के लिए मैंने रास्ते पे ढाबा चलाया था, हाईवे रोड पे। ओह। जी। किस और ईयर की बात है? वो 97, 94, 95, 96। ओके। तब मैं बहुत ही यंग था, लेकिन एक चाह थी कुछ करने की। तो वहीं से ढाबा चलाया। और उसके बाद दूसरा मेरा सबसे अच्छा स्ट्रांग पॉइंट था कि मैं साइकोलॉजी का लेक्चरर था, तो मेरा सब्जेक्ट नॉलेज अपडेटेड था क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता था। और तीसरी बात ये थी कि मुंबई में लोकल में लाइफ एक स्ट्रगल की तरह चलती है। तो लोकल ट्रेन में जब मैं सुबह भीड़ भरे डब्बे में चढ़ता था, तो मेरे पास मेरा एक ही साथी होता था, मेरा न्यूज़पेपर। अच्छा। उसको फोल्ड कर करके पढ़ता था, तो मेरा करंट अफेयर का नॉलेज भी अपडेटेड था। तो जब इन तीनों को उन्होंने घेर के पूछा अपना लाइफ में ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, आपने ढाबा चलाया, ये बताओ, फिर साइकोलॉजी में इस टर्म का मतलब बताओ, या फिर
करंट अफेयर में यहाँ क्या हो रहा है, ये सिचुएशन। तो करते करते मैं अकेला ही बंदा था जो उस टाइम तो पे किस सिलेक्ट ईयर हुआ। में आपने आर्मी ज्वाइन की? जून 2001 में मैंने ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। और 8 जून 2002 में मैं कमीशन हो गया। 8 मैंने अपने 2008 में, 2002 में। 2002 में, तो सॉरी। मैंने कंधे पे सितारे लगाए। उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। जब आप एक फौजी की हाँ। तरह आप सोचते हैं, या जब अंदर से फौजी बन जाते हो, तो आपका देखने का नजरिया तो अलग हो पहली जाता है। पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हुई? मेरी पहली पोस्टिंग हुई गुरेज सेक्टर में। तब मैं सिख रेजिमेंट का हिस्सा था। गुरेज सेक्टर में उन दिनों काफी टेंशन चलती थी कौन? 2002 के दौरान। ओ, वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी भी था, सीआई इलाका था क्योंकि इंसर्जेंसी बहुत थी, बेशक। और लाइन ऑफ कंट्रोल भी था। तो दोनों चैलेंज थे। और उन दिनों ऐसा था कि हमारी रेजिमेंट ने एक पोस्ट को कैप्चर किया था। और उस पोस्ट को कैप्चर करने के बाद आ, मेरे को कुछ दिन की छुट्टी मिली। और उस छुट्टी के खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे एक नई लोकेशन पे भेजा गया, गुरेज में? गुरेज में। बड़ी उस वक्त हालात बड़ी खराब थी। हालात खराब थे, और बहुत ज्यादा टेंस था। मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने अपना भी एक बहुत ही अजीज दोस्त, मेरा कोर्समेट, उसको भी वहाँ खोया था। ओ, तो बड़ा टेंस इलाका था। तो जब जब नई जगह पे पहुंचा, तो मेरे को 3-4 दिन बाद हमारे एडजुटेंट साहब का कॉल आया कि डीडीएसए से एक इनपुट है, एक इन्फिल्ट्रेशन हुई है, और वहाँ पे एक हमें नया पोस्ट भी बनाना है, तो आप वहाँ पे जाओ। तो अगली सुबह 4 बजे मैं और मेरे साथी सब हमने अरदास किया। अरदास जो हमारा एक रेजिमेंटल प्रेयर होता है, अच्छा। वो करने के बाद हमने अपनी जर्नी शुरू की। तो हम तकरीबन तकरीबन 11-11.5 किलोमीटर चले, और तकरीबन 13,000 की हाइट पे हम पहुंच गए। वो हाइट पे पहुंचने के बाद एक रूट ऐसा मिला जहां पतला सा एक पगडंडी जैसा रूट था। अगर आप इस तरफ गिरोगे तो पाकिस्तानी साइड पे गिरोगे, पीओके। पीओके, और अगर इस तरफ गिरोगे तो हमारी इंडियन वैली में गिरोगे। अच्छा। तो हम दोनों हाथों और पाँव से क्रॉल करते हुए गए। पीठ पे हमारे 17 केजी का वजन जितना सामान था, जो बैटल लोड हम बोलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ टॉफी के रैपर दिखे, कागज, उसमें उर्दू प्रिंट था, जो समझ में आया था कि यहाँ के नहीं है, ठीक। तो कोई आया है यहाँ पे। तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ा कि नहीं, इसी रूट से कुछ होता है। तो मैं किसी तरह से हम आगे पहुंचे, और दूसरा जो टास्क था वो तो हम उस पे हम देख ही रहे थे, सर्च कर रहे थे, लेकिन दूसरा टास्क था पोस्ट बनाना है। तो जब मैंने अपना मैग्नेटिक कंपास निकाला, तो मेरे को रीडिंग बराबर नहीं आ रही थी, और रीडिंग के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जाऊंगा, और मैंने एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर, मैंने अपने साथियों को कहा कि मैं उस पार जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें एक टास्क मिला है, इसको पूरा करना जरूरी है। बेशक। और एज ए टीम लीडर मुझे इतना पता था कि रिस्क क्या हो सकता है। मेरा जो होना है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन उनका कुछ हुआ, उनकी फैमिली, उनके बच्चे। बेशक। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में थी, और मैंने डिसाइड किया कि तो मैं आप अकेला ही उस पार तरफ जाओगे? पार जाऊंगा। मैं उस पार गया, और 300-400 मीटर तकरीबन चला ही गया, शायद उससे भी ज़्यादा ही होगा। और वहां पे मुझे एक गड्ढा दिखा। वो गड्ढे में कुछ राख जैसी चीज़ें थी, तो मुझे लगा शायद हो सकता है इधर रात बिताई हो। और जैसे मैंने उसको देखा, मैंने उसके ठीक बाहर आया, देखा मैंने, और कुछ अंदाजा लगा कि जैसे बाहर आया, तो एक जोर से धमाका सुनाई दिया। वो धमाका इतना तेज था कि मेरा जो कान है वो बंद हो गया। और और मेरा जो धमाके से मुझे बाद में सुनाई दिया कि कुछ पत्थर जैसी चीज उड़कर गई। तो आपने वो धमाके की आवाज सुनी? सुनी, और मेरे मुंह से पहला एक शब्द निकला कि आड़ पकड़ो, फायर आया। तो ये नहीं पता था आपको वो आरडीएक्स थी वहां पे? आईडी था, ये आईडी। नहीं पता था, लेकिन जैसे ही गिरा नीचे, तो समझ में आया कि एक पत्थर जैसी चीज मेरे सामने उड़ के चली गई। तो वो पत्थर जी चीज वो है क्या? वो पत्थर नहीं था, वो मेरा अपना पाँव था जो अलग होके चला गया। जो भी अभी जी, ओ, जो ये आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लेग। तो उस टाइम पे पता नहीं चला, लेकिन जो मांस के टुकड़े थे वो मेरे वो यूनिफॉर्म में थे। चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ था।
और मुंह से जोर से आवाज, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिएक्शन में समझ में नहीं कुछ आता। नहीं, और एलओसी पे। बिल्कुल, और सामने वो देख भी रहे सामने वाली पोस्ट से, लेकिन उस टाइम पे क्यों रिएक्शन नहीं आया वो मैं आज तक नहीं जानता। लेकिन मैंने जोर से चिल्ला के अपने टीम मेंबर को, अपने बंदों को मैंने कहा कि इस तरफ नहीं आना है, हम शायद माइन में फंस गए। मुझे तब भी नहीं पता था ये आईडी है माइन है, बाद में काफी पता चला कि वो आईडी थी। तो उसमें से मेरा एक बंदा जो खालसा था, वो हवलदार था, वो तेजी से दौड़ कर आया। मैंने उसको बहुत डांटा, मैं दर्द में था, लेकिन इतना डांटा कि ऑर्डर नहीं मानने के लिए मैं आपका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। उतनी सर्विस नहीं थी, तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक जोश था। लेकिन जब वो बंदा आया दौड़ते हुए, उसके माथे पे शिकन नहीं थी कि साहब मेरे को घर भेज देंगे। उसने बोला साहब मैं घर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको इस यहाँ जमीन से पे उठा के नहीं ले छोड़ जाओ। सकता। उसने ये कहा नहीं छोड़ सकता। उसने अपने कंधे पे उठाया, जिसको हम फौजी लैंग्वेज में फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। दूसरा, उसने सबसे अ, एक एक बहुत ही शिद्दत से मैं अगर कहूँ तो उसने अपनी पगड़ी निकाली, और उसने जितना भी मेरा पाँव का टुकड़ा बचा हुआ था, मैं अपनी हड्डी देख रहा था, मेरी नसें लटक रही थी, उसने जितना भी उसके समझ में आया, उसने अपनी पगड़ी से उसको ड्रेसिंग बना ली। अरे बाप। और वो ड्रेसिंग करने के बाद वो अपनी तरफ आया, लाइन ऑफ कंट्रोल के वापस इस तरफ आया। तो हम वापस अपने उसी रूट पे चल पड़े। तब मेरे को थोड़ा हिम्मत थी, होश नहीं खोया था, तो मैंने कहा कि कहाँ कहाँ जा रहे हो? तो कहा साहब यहीं से जाना है। मैं बोला यहाँ से मेरा जो होना था हो गया, आप में से कोई भी फिसल के गिरा, या तो उस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। तो बोले साहब कहाँ तो कहाँ आप पूरा देख रहे थे, मैं तब देख तक रहा आप था, पूरी जान मैं में थी आपके। दर्द में था, देख भी रहा था। और उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ मेरे बंदों का ही टेंशन था कि सामने से उस तरफ एज अ से टीम देख रहे, लीडर। एज अ टीम लीडर वो लोग देख रहे हैं, कभी भी फायर खोल देंगे, यहाँ पे मौसम ऐसा है, यहाँ पे रूट वैसा है, हालात ऐसे हैं। तो मेरा उनकी चिंता ज्यादा थी। तो उस हिम्मत की वजह से शायद मैं बेहोश नहीं हो पा रहा था। बेशक, तो यंग थे। यंग भी था। तो मैंने वो बोला साहब कहाँ जाए? मैंने बोला मैं एक रास्ता जानता हूँ, शायद नीचे की तरफ, हम उस तरफ चलते हैं। वो 2 घंटे मुझे अपने कंधे पे लेकर चले। तब तक कोई सर्विस नहीं मिली, हेलीपैड सर्विस या नहीं, और कुछ? नहीं बेशक उस टाइम पे मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। रेडियो सेट पे हमने जब मैसेज किया कि हेलीकॉप्टर भेजो, ऑफिसर इंजर्ड है, हमारा टीम लीडर इंजर्ड है। हेलीकॉप्टर आया। तो जब तक हम वहां पहुंच चुके थे 2 घंटा आगे, मैं दर्द में था, काफी पेन था, चिल्ला भी रहा खून, था, ब्लड तो लॉस हो रहा था। ब्लड हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आ गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर आया, मेरे को बस बाहर उन्होंने जमीन पे ला के बांध के भेज देना था ऊपर, हॉस्पिटल पहुंच जाता। लेकिन उस टाइम पे भारी बर्फबारी हो गई। वो बर्फबारी शायद उससे मेरे लिए उसी से एक ब्लेसिंग हो गई वो जम गई। कि वो खून मेरा बहना कम हो गया, कम हो गया। और मेरा टेम्परेचर एकदम, मेरे को बुखार जैसा आ गया, और हेलीकॉप्टर ऐसे हिलने डुलने लग गया कि आंखों के सामने से वापस चला गया। ओह माय। और मुझे मैसेज आया कि वेदर के क्लियर होने का इंतजार करो। लेकिन मैं क्योंकि उस जमीन पे रह चुका था, मुझे पता था कि मौसम क्लियर नहीं होगा। बेशक। तो मैंने अपने बंदों से कहा कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, अगर वहां से एक फायर भी आ गया तो आप सब जाओगे। तो क्या क्या करना है साहब बोलो? मैंने कहा कि यहीं से चलते हैं। बोले साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बोला मैं नहीं जानता, आप चलो। तो उन्होंने टहनियाँ तोड़ी। ये दिन में मेरा 1:30 बजे हुआ। वहां नीचे हम पहुंचे 4:30 बजे। 5 साढ़े 5 बहुत। तक हेलीकॉप्टर चला गया। शाम होते 6 बज रहा है, अंधेरा होने वाला है। उन्होंने टहनियाँ तोड़ी, मशाले बनाई, ओह माय। और मेरे को कंधे पे लेके चलना शुरू कर दिया। और वो स्नो की वजह से रास्ता इतना कवर हो गया, रूट भी नया, क्योंकि शुरू में हम ऊपर से गए थे। और उड़ी में तो अच्छी खासी बर्फ होती नहीं, है। गुरेज में। गुरेज में, तो सॉरी। शुरू में हम ऊपर से गए थे, जाते समय नीचे से अच्छी खासी बर्फ थी। वो बंदे फिसलते जा रहे थे, और मैं उसी घाव पे गिरता जा रहा था नीचे। मतलब किस्मत मेरे को टेस्ट कर रही थी कि इसकी हिम्मत कहाँ पर टूटेगी, ऐसे लगा मुझे। तब तक मैं बंद बना चुका था कि आई एम गोइंग टू लिव। नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, नो ग्रामर। अब मेरे बाद में क्या होगा, पहले क्या होगा, आई एम गोइंग टू लिव, बस इतना ही मेरे माइंड में था। तो जब वो हुआ, उसके बाद आप हॉस्पिटल गए होंगे, उसके बाद आपका ब्रेक हुआ होगा, छुट्टी। हाँ। तो उसके बाद आपने फिर ज्वाइन कब किया आर्मी? हम्म। तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से रात के 12 बजे हम नियरेस्ट रोड पे पहुंचे। एम्बुलेंस मुझे वहां पे लेकर गया हमारे ड्रेसिंग स्टेशन में। तकरीबन 2:45 हो गए रात के।
तब तक मैंने नर्सिंग असिस्टेंट को कहा कि मुझे सोने मत देना, अगर आपको थप्पड़ मारना पड़े तो मुझे थप्पड़ भी मारिए। तो वो मुझे बातों में बिजी उलझा के रखा, लेकिन तब मैंने समय पूछा तो समय सिर्फ 3:05 हो रहे थे। तो सुबह किसी तरह से निकाल लिया टाइम। मैं बिना पेन किलर के था, वहां पर भी पेन किलर नहीं था क्योंकि पीछे से जो विंटर स्टॉकिंग का ट्रक आता है वो भी फंस गया था। तो 9 बजे जब वेदर क्लियर हुआ, 9:30 बजे, 11 बजे मुझे हेलीकॉप्टर में डाला गया। 12:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। और 23 घंटे मैं बिना पेन किलर, और मैंने होश भी नहीं गंवाया। मेरे मन में सिर्फ इतना था कि मैं डॉक्टर से कब मिलूंगा। जब डॉक्टर मिले वहां पे, मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज कहा कि सर ज्यादा पाँव मत काटना, मैं अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। ओ वाह, इतना बोल के मैं बेहोश हो गया। मेरी सर्जरी 10-11 घंटे चली है। ये कहाँ पे सर्जरी हुई थी आपको? 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में। श्रीनगर में। हाँ। और उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मैंने जब सर मेरे को होश आया, सर मेरे साथ खड़े थे, मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने कहा कि बेटा मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने जितना किया आई होप वो ठीक ही है। मैं बोला सर इसके बाद मैं पलट के नहीं देखूंगा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल आया। जब मैं पुणे आया हॉस्पिटल में, तब मैंने 3 महीने बिस्तर पे निकाले। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर एक अहम हिस्सों को समझने की कोशिश की। मैं कौन हूँ, मैं क्या था, मेरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरी हिम्मत वाली बातें क्या है, मेरी नेगेटिव पॉइंट क्या है। मैं उन सब पे काम करना शुरू किया। वो 3 महीना शायद मेरे लिए एक दुआ थी, ब्लेसिंग थी कि ऊपर वाले ने मेरे को छोड़ दिया खुद के लिए। और जब आपका ये हुआ एक्सीडेंट जो हुआ है आपके साथ, तो आपके बच्चे कितने छोटे थे उस वक़्त? मेरा बिल्कुल एक 1 साल का बेटा था, 1 डेढ़ साल का। और उसको तो खैर पता ही नहीं था। हुँ। लेकिन उस टाइम पे मेरी वाइफ को जब ये पता चला, तो वो मुझे मिलने श्रीनगर आई थी, और मेरी नॉलेज के बिना वो रेलवे स्टेशन पे मेरा फोटो सबको दिखाते रहे कि ये इनको जानते हैं क्या। और मुझे नहीं पता। उसको शक इसलिए हुआ था कि जो बंदा ऑपरेशंस के दौरान मेरे से बात करता था, वो 1 हफ्ते से कहाँ गायब है। ओके। और बीच में किसी ने फोन लगा दिया, मैंने उसको डांटा भी, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं था, लेकिन वो आवाज से वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, और वो वहां पहुंची। तो बेटा छोटा था, लाइफ में आगे क्या होगा पता नहीं था, लेकिन तब तक मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगा। और एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा था, मैं 2022 में मैं उसी जगह पर गया जहाँ पे ये मेरा हादसा हुआ था। थोड़ा पीछे से, ऑफ कोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं पार कर सकता था, लेकिन जब मैं नीचे आया तो जहाँ पे हेलीकॉप्टर आकर चला गया ना, वहाँ आज बीएसएफ की बहुत बड़ी पोस्ट, कंपनी पोस्ट है, गुरेज़ में। गुरेज में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप कहाँ हुआ था। जब मैं नीचे वापस आया देखकर, तो मैंने बोला ये लोकेशन पे। बोले सर आज भी हमारे पास इतने एडवांस हेलीकॉप्टर है, इक्विपमेंट है, लेकिन बोले आज भी यहाँ कुछ हो जाए, आज भी हम नहीं ला सकते। अच्छा, बोले आप कैसे आ गए। तो शायद उस दिन ऊपर वाले की ऊपर करामत वाला थी। की। हाँ। तो ये है। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल से जब निकला, पहली बार पाँव मिला। और जब पहली बार पाँव मिला तो बहुत खून निकला, ब्लीडिंग हुई, गिरा पड़ा, लेकिन जब तक मैंने मन बना लिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर पड़ूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज मैं बुलेट चलाता हूँ, मैं इसके साथ 21 किलोमीटर दौड़ता हूँ, पैराग्लाइडिंग करता हूँ, सर्फिंग करता हूँ दरिया में, सी में, स्कीइंग करता हूँ। अपना गुलमर्ग में बहुत किया स्कीइंग। और अप्रैल के महीने में, आने वाले अप्रैल में शायद अगर ऊपर वाले ने चाहा तो स्काई डाइविंग में सोलो करूंगा, अरे! सिंगल। तो ये मेरी मोटी मोटे तौर पे मेरी कहानी है। अच्छा, गोयल साहब आपसे ये जानेंगे हम, जब आपने फिर से ज्वाइन किया आर्मी, जब आपका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आपकी कभी कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी? मेरी कश्मीर में दूसरी पोस्टिंग हुई थी 2021, 21 से 21। 23 तक, 2.5 साल के लिए। तो काफी ब्रेक बीच में लगा आपको कश्मीर में। हाँ। और उसके बीच में कहाँ थे आप? मैंने चाहा था कि मेरे को वापस जाना है, लेकिन हमारे कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप वॉर वुंडेड सोल्जर हो, तो वो चाहते हैं कि आप अपना भी जो भी है बेस्ट टाइम गुजारो। तो मैं तो खुद होकर जाना चाहता था। तो बाद में मौका मिला भी, लेकिन बीच बीच में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बन के गया। बहुत सारे कैडेट्स को ट्रेन किया जो आज आज सीनियर ऑफिसर्स हैं। ओह! नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया इंस्ट्रक्टर बन के, आज वो सारे यंग ऑफिसर्स हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अपनी कहानी, अपना मोटिवेशन, मिलिट्री लीडरशिप
कैडेट्स को सिखाऊं, उनको बताऊं जो आज उनके सर्विस में काम आएगा। आपने देखा डीडी गोयल साहब की कहानी उनकी ज़बानी। थोड़ा हम गोयल साहब के और एक पीछे जाएँगे, इनसे जानेंगे गोयल साहब कभी आपका एनकाउंटर में कभी आपने कोई हिस्सा लिया है कहीं पे? एनकाउंटर में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल में जबरदस्त एक्शन किया है, कहाँ पे? गुरेज में ही। अच्छा, गुरेज में। जी जी जी। तो कैसा माहौल लगा आपको जब एनकाउंटर के टाइम, वो माहौल कैसा रहा था उस टाइम? देखिए, उस टाइम पे आपके मन में सिर्फ एक ही चीज आता है, अपना देश, अपने यूनिट, अपना रेजिमेंट, और अपनी खुद की एज अ लीडर एक अपनी स्टैंडिंग, अपनी पहचान की आप एक मकसद, एक मिशन और अच्छे के लिए कर रहे हो। तो आपने उसके कब अलावा आपके आसपास कोई थॉट प्रोसेस नहीं कभी चलता है। आपने ऐसा एनकाउंटर किया है जिसमें आपको टाइम लगा उसको गिराने के लिए, या ऐसा कुछ जो भाग गया वहां पे, कुछ ऐसा हुआ है कुछ इंसिडेंट? एक मौका ऐसा मिला था कि जब सामने वाले पोस्ट पे हमने एक 24 घंटे से ज्यादा हम घात लगा के बैठे थे, और जब एक पाकिस्तानी सोल्जर सामने आया तो मौका मिला कि हमने उसको गिरा दिया, क्योंकि वो इतना परेशान करते थे हमें। तो हमने बोला कि हम कभी पहला कदम नहीं उठाते जब तक सामने वाला बदमाशी नहीं करता। तो हमने 3 दिन तक सिर्फ उनको सबक सिखाने के लिए 3 दिन तक उसकी बॉडी को हमने हाथ लगाने नहीं दिया। वहां पे जी। लेकिन क्योंकि हम फौजी है और हम इंसान भी है और सामने वाला भी सोल्जर है, तो तीसरे दिन शाम होते होते फिर हमने अपना फायर बंद कर दिया कि भाई ठीक है, अब आप अपने इस साथी को डेड बॉडी को उठा ले के। जा सकते हैं और आप उसको बाइज्जत जो आपका है। तो एक हमने वो भी विंडो दिया और ये भी बताना चाहा कि तो ये मैसेज कैसे पास होती है? किस तरह से, मतलब जैसे जैसे आपने कहा हमने उसको मौका दिया बॉडी उठाने के लिए, ये तो आंखों देखा, हाउ ही नो, मतलब ये आपने मुझे दे दिया। एक समझदारी या एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक सामने वाले फौजी को भी समझ में आता है कि जो रात दिन 24 घंटे जिनके फायर पे फायर आ रहे हैं, वो बीच में अगर रुक जाए, दैट मीन्स एक इंडिकेशन दैट मीन्स, मिलता और है। उसके बावजूद भी वो थोड़ा बाहर है, फिर अंदर जाए, फिर बाहर है, फिर देख रहे कि नहीं फायर नहीं आ रहा है, तो यानी हमारे लिए एक इंटेंशन है कि वो हमारे को जानबूझ के फायर नहीं कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत करके बाहर आए, तो उनको फिर समझ में आया कि ठीक है, ये एक इंडिकेशन है कि इसको ले जा सकते हैं। तो तो कभी ऐसा कोई एनकाउंटर आपके सामने हुआ है जिसमें आपको टाइम लगा वहां उसको गिराने के लिए? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं 24 घंटे हम घात लगा के बैठे थे। अच्छा। तो आप अगर पेशेंस रखे और एक तरह से कंसिस्टेंसी रखे, बिना हिले डुले, बिना वो किए, तो आप जो आपके मन में जो एम या मिशन है, वो आपके बनाए हुए उसमें आएगा ही आएगा। किसी को आपने अभी कभी जिंदा पकड़ा है वहां पे? नहीं, ये मौका नहीं मिला, क्योंकि ये मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके अलावा भी थी जो हम करते रहते थे। ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको दुश्मन को घेरना है या एनकाउंटर करना है, इसके अलावा भी आप उस इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, उसको किस तरह से किस मौके पर आप पकड़ोगे या करोगे एनकाउंटर। तो ये उस तरह की चीजें होती थी। अच्छा गोयल साहब, अभी क्या आपकी मसरूफियात है? अभी आज की डेट में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जगह जगह जाता हूँ, घूमता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, लग्जूरियस रिजॉर्ट, ग्रुप ऑफ लग्जूरियस रिजॉर्ट है, डेला ग्रुप। मैं वहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और जितनी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, उनकी टीम बिल्डिंग कराना, टीम लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारा मैं डिज़ाइन करके उनके लिए करता हूँ ताकि उनकी कंपनी को और फायदा हो, फायदा हो। अपलिफ्ट हो। तो ये मैं शौक से करता हूँ। एडवेंचर एक्टिविटीज़ करता हूँ, पैराग्लाइडिंग हो गया, बुलेट एक्सपीडिशंस हो गया, ट्रैकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस। वहाँ पे एक लेक है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसका डिस्टेंस ही 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा है। मन होता है मैं हर तीसरे दिन पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ। अच्छा। तो ये मुझे मेंटली फिट रखता है। अच्छा, आपसे आखिरी में हम ये जानना चाहते हैं आपसे, जब आप गुरेज में थे, जब आप गुरेज में 2002 में गए थे और 2021 में आप फिर से गए, कितनी डिफरेंस देखा आपने उस गुरेज को बदलते हुए? ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि इसमें इंडियन आर्मी ने, मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया है।
भाई, जो ग्रेस जो लोग जाना नहीं चाहते थे, आजकल तो बॉर्डर टूरिज्म के नाम से जाना आजकल जाता वो है। टूरिज्म के नाम से जाना जाता बॉर्डर है, और टूरिज्म। वहाँ का हर बच्चा, हर फैमिली इतना सपोर्टिव है। मतलब मानो कि वहाँ के हर घर में एक फौजी है। आज ऐसा माहौल है, आप जो मैं बता रहा हूँ आप इसको समझिए मैं कितनी बेशक। बड़ी बात कह रहा हूँ। तो गुरेज आज टूरिज्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इसके पीछे जितना भी एफर्ट, ये 2 डेकेड या 20 साल लग गए, तो ये इंडियन आर्मी का धीरे धीरे एक एक कदम, सद्भावना, लोगों के प्रति एक पॉजिटिव सोच जगाना, ये फौज ने किया है वहां पे। अच्छा, आखिर में मैंने इससे पहले भी कहा था, मैं आखिरी सवाल बोलूंगा, मेरा ये सवाल रहेगा, जब आपकी मैडम आई थी वहां पे, जब उसने देखा होगा आप इतने इस हालात में, एक टांग कट गई, कैसा रिएक्शन रहा उसका? ओके, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल से किसी ने उनको फोन किया, उनको ये समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो पूछते पूछाते वो जम्मू पहुंची। जम्मू से हमारे एक सूबेदार साहब थे, उन्होंने पहचाना उनको, किसी तरह से जम्मू से श्रीनगर की फ्लाइट में बिठाया, और श्रीनगर उन दिनों वो QRT ओल्ड एयरफील्ड में चलती थी, बेशक। अंदर ही अंदर से उनको हॉस्पिटल लेकर आए। और मैं, एक और ऑफिसर साहब थे, उनका पीछे से पूरा उड़ा हुआ था ग्रेनेड ब्लास्ट में, तो मैं उनको ऐसे ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मजाक कर रहा था, और वो बेचारे ऐसे ही बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते थे। तो उनको जब मजाक उड़ाते उड़ाते या मजाक करते करते जैसे ही मेरी नजर ऐसे दरवाजे की तरफ पहुंची, तो मैंने देखा वाइफ खड़ी है, तो मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। सपना देख रहा हूँ या इल्यूजन है या मुझे वहम है। तो वो धीरे धीरे चलते हुए आई, तो मैं बोला यार ये यहाँ पहुंची कैसे। तो फिर वो थोड़ी दूर आए, तो मैंने बिल्कुल स्माइल करके बोला यार हो गया बस। तो उन्होंने कहा कि जब एज फार एज यू आर स्माइलिंग, अभी जैसे तुम मुस्कुरा रहे हो, मेरे को समझ में आता है कि इसके आगे तुम जिंदगी को हैंडल कर लोगे। और इसीलिए हैंडल कर ही लिया। एक पार्टनर जो ऐसे आपको हर पार्टनर बार आपको ये मोटिवेट करते हैं। रिप्लाई, हाँ। उस वक्त ऐसा पार्टनर का जी ये रिप्लाई आपको देना, जी ये बहुत अच्छा है। जी जी जी। तो रियली। वो आज भी एडवेंचर में बढ़ चढ़ के मेरा सपोर्ट करती है। उसने मेरे कितनी बार गिरते पड़ते हुए देखा है, पैराग्लाइडिंग करते वक्त, रास्ते में बाइक से गिरते वक्त, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरा बंद करा दिया हो कि अब बहुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मैं शायद इसीलिए आगे आगे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गोयल थैंक यू। साहब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।